नमस्कार। आज की तारीख है 24 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं लेके आया हूं आज का एडिटोरियल नोट्स सेशन। बाहर हो रही है बारिश, मौसम बहुत अच्छा है तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम्स मैगज़ीन द्वारा जो पब्लिश की गई है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट, उसके बारे में। तो इसमें अभी नरेंद्र मोदी के साथ जो एक आम शख्स, जो एक आम नागरिक का नाम शामिल हुआ है टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में, वो हैं बिल्किस दादी। कौन है बिल्किस दादी? बिल्किस दादी। आइए इनके बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद हो, CAA और NRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, लगभग 3 महीने का जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, दिल्ली में, वो भी कड़ाके की ठंड में। तो उसमें कई सारी जो ओल्ड एज औरतें हैं, जो ओल्ड एज बूढ़ी औरतें हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के विरोध किया था इसका। तो उन सभी में थी एक 82 ईयर ओल्ड बिल्किस, 82 साल की बिल्किस दादी थी, जिन्होंने लीड सा किया था उस प्रोटेस्ट को, और इसलिए इनका नाम शामिल हुआ है टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में, ठीक है। बिल्किस को देखते हुए बाद में और भी जो एल्डरनी वुमेन थी वो इनके अभियान से जुड़ती गई, जो NRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था उससे जुड़ती गई, और धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, और इन लोगों का ग्रुप इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि इन्हें एक नाम दे दिया गया था दादीज़ ऑफ शाहीन बाग, ठीक है। तो ये लोकतंत्र की एक जीत है। हालांकि ये बताता है कि भारत में कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, भारत में कितनी बढ़िया डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हर वर्ग का इंसान अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। आइए अब हम नेक्स्ट इशू बात करते हैं भारत बायोटेक नेशनल वैक्सीन के बारे में। तो अभी तक जो आपने वैक्सीन के बारे में सुना होगा, आप यही जानते होंगे कि वैक्सीन क्या होता है। सिरिंजेस की मदद से और नीडल्स की मदद से, यानी इंजेक्शन की मदद से वैक्सीन्स को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। बट भारत बायोटेक जो वैक्सीन बना रहा है कोरोना की, ठीक है, किसके साथ मिल करके? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिल करके वो एक नेशनल वैक्सीन है। नेशनल वैक्सीन कहने का मतलब कि उसमें इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाना होगा, नॉर्मली नाक में उसे लगाया जाएगा, और वहाँ से थोड़ा सा जैसे छिड़काव होता है ना, वैसे नाक के अंदर वो वैक्सीन को थोड़ा सा स्क्वर्ट करेंगे, और देन आफ्टर उसे इनहेल आपको करना है। जैसे ही आप इनहेल कर लोगे तो वो वैक्सीन काम करने लगेगी। क्या होगा, वो आपका जो नेसल पोर्शन है और जो उसके बाद रेस्पिरेटरी पोर्शन है, यहाँ पे ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी कि अगर वहाँ पे कोरोना वायरस आता है तो वहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। वेडनेसडे को भारत बायोटेक ने अनाउंस किया कि लगभग 1 बिलियन डोज बनाएंगे इस इंट्रानेशनल वैक्सीन के। 1 बिलियन डोज एक बड़ी नंबर है। 1 अरब डोज इसके बनेंगे। इट मीन्स कि इट विल बी अवेलेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द इंडियंस, एंड यस इट विल बी ऑफ कोर्स अवेलेबल टू द ग्लोबल पॉपुलेशन। विश्व में अन्य लोगों को भी ये प्राप्त होगी, ये वैक्सीन, ठीक है। अब देखिए, वैक्सीन के बारे में हम यही जानते हैं कि डिफरेंट रूट्स से ये दी जाती हैं पेशेंट्स को। मतलब कभी कभी इंजेक्शन लगा के, कभी कभी स्किन के आउटर में, कभी कभी स्किन और मसल्स के बीच में जो सबक्यूटेनियस लेयर होती है वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कई तरीके होते हैं वैक्सीन को इंजेक्ट करने के या वैक्सीन को यूज़ करने के। बट इंटरनेशनल वैक्सीन जो है इसे नाक में लगाया जाता है, ये तो मैंने आपको बताया। हालांकि इसमें सिरिंज नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि नाक में सुई लगाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि नाक में इसे इंसर्ट करेंगे और वहाँ से थोड़ा सा पुश करके जो वैक्सीन होगी उसे आपके म्यूकस में डाल देंगे, तो आप उसे इनहेल कर लोगे और वो अंदर चली जाएगी। अब देखिए, इंटरनेशनल वैक्सीन का सबसे बड़ा पहले ये बात फ़ायदा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई ट्रेंड पर्सनल की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रेंड डॉक्टर या मेडिकल जो हेल्पर होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने आप से ले सकते हो इस वैक्सीन को। दूसरी ये बात, जो नीडल्स और सिरिंजेस पे खर्चा आता है वैक्सीन के साथ वो बच जाएगा, ठीक है। और जो मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है नीडल्स और सिरिंजेस के रूप में, वो भी नहीं होगा। तो इसके 3 फ़ायदे हैं, ठीक है। अब हालांकि सबसे बड़े इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि इंट्रानेशनल वैक्सीन कोई बहुत अभी तक इफ़ेक्टिव तरीका नहीं रहा है, ठीक है। अगर फ्लू के केस को छोड़ दें, इन्फ्लुएंजा के केस में ये थोड़ा बहुत सही इसका रिज़ल्ट रहा है, बट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहता इंटरनेशनल वैक्सीन के उसमें, जहाँ तक अभी तक इसका इस्तेमाल किया गया है उस रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या कोरोना की इंटरनेशनल वैक्सीन उतनी प्रभावित हो पाती है या नहीं।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट इशू की ओर, युवा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, हाल ही में गवर्नमेंट ने युवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। युवा प्लेटफॉर्म का मकसद है लोगों को, जो युवा हैं, उन्हें करियर के लिए रेडी रखना, उन्हें करियर बनाने के लिए तैयार करना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और उनके साथ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये दोनों के सहयोग से ये युवा प्लेटफॉर्म चलेगा। ठीक है, और इन दोनों ने अभी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है। ठीक है, ताकि इस प्रोग्राम को चलाया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं युवा प्रोग्राम के? ऑब्जेक्टिव देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि करियर गाइडेंस मिलेगी। जो यंग पीपल हैं उन्हें करियर रिलेटेड जो गाइडेंस होती है कि आप कहाँ पे करियर बनाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ही है हमारी इंडिया में खासकर, कि करियर के साथ ही कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को, तो वो गाइडेंस मिलेगी। दूसरी बात ये है कि जो यंग पीपल हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस दी जाएंगी। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उन्हें बुलाया जाएगा, सेमिनार वगैरह करवाए जाएंगे, यानी बिज़नेस का आइडिया भी, बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे सक्सेसफुल बिज़नेस कहते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि यंग पीपल को जॉब दिलाना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिलाना, ऐसे चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा। इसके बाद यंग पीपल में टेक्नोलॉजी को लेकर क्या इनोवेशंस हैं, उनकी इनोवेशंस को कैसे वो आगे लेके जा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और टोटल ध्यान जो वो होगा वो ये होगा कि 21वीं शताब्दी का जो यंग जनरेशन है, 21वीं शताब्दी की इंडियन यंग जनरेशन है, उसे लाइफ स्किल्स और डिजिटल स्किल्स के मामले में काफ़ी आगे ले जाया जाए लर्निंग दे करके। ठीक है, और ये लर्निंग किसके माध्यम से होगी? युवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब देखिए, युवा प्लेटफॉर्म को अभी हमने जाना कि इसमें यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का भी योगदान है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, जिसका टारगेट ये होता है कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर चिल्ड्रन में, बच्चों में, इन सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाए। ठीक है, यूनिसेफ 1946 में बना था। ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के नाम से बना था, ICEF। ठीक है, और इसे उस समय बनाया था UN रिलीफ रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने। किस लिए बनाया था? जो World War II में चिल्ड्रन, बच्चे अफेक्ट हुए थे, उनकी मदद के लिए बनाया था। फिर ये यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट पार्ट बन गया 1953 में, और हालांकि इसका नाम छोटा कर दिया गया था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था, आई हटा दिया गया था, बट आज भी इसे यूनिसेफ के ही नाम से हम जानते हैं। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। ये मेरा मेल है, यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। मिलते हैं कल।